लोग रिकैप देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या किया था और वहां से थोड़ी गाड़ी दौड़ाने की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी स्टार्टेड विद ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना बेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक देखा है वो है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया से ही थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरली दो पार्ट के अंदर डिवाइड की जाती है। एक है ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने यहाँ पे आके किस तरह से अपना अड्डा जमाया और किस तरह से अपनी पूरी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ से उसका सेकंड सेगमेंट निकलता है जब बहुत सारे इंडियंस एनलाइटन हो जाते हैं। एनलाइटन होने के बाद थोड़े बौद्धिक हो जाते हैं और थोड़े बहुत उनको पता चलता है कि हमारे ऊपर ही शोषण किया जा रहा है, तो वो दे स्टार्ट दिस नेशनल मूवमेंट और लगता है कि हमको अंग्रेजों से थोड़ी बहुत मुक्ति हो जानी चाहिए। दे स्टार्ट द फ्रीडम मूवमेंट। ओके, अभी तक हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश रूल इन इंडिया देखने की कोशिश करेंगे। अगले क्लासेस से या उसके बाद वाले क्लासेस से मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। रिकैप देखा था हमने ब्रिटिश कंक्वेस्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले अंग्रेज होते हैं और यहाँ पे एक साइड पे यूरोपियन पावर्स होते हैं, साथों साथ यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, लगान के राजा जी होते हैं और इनके ऊपर पहले डंडा चलाया जाता है और इनको बोल दिया जाता है तुम निकलो यहाँ से। इसके बाद नंबर इनका लगता है और इनके ऊपर भी तलवार गिरती है और इनको भी बोला जाता है आप भी निकलो यहाँ से। What methods were used for this conquest? हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि सबसे पहले होता था वो थी लड़ाई। डायरेक्टली वॉर के ऊपर चले जाना, और लड़ाई भी एक नहीं होती थी, उसके अंदर बहुत सारी बैटल्स हुआ करती थी। जैसे एक वॉर नहीं हुआ करता तो उसके नीचे 3-4 बैटल्स हुआ करती थी। बीच बीच में बैटल करने के बाद बोल देते थे ट्रीटीज। ओके, तो वो ट्रीटीज का भी अलग अलग नाम था। जैसे एक थी सब्सिडरी अलायंस जिसे हम लोग सहायक संधि कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक के सिद्धांत, या गुजराती में हम लोग कहते हैं खालसा नीति। ओके, तो बहुत सारी नीतियां थी, बहुत सारी पॉलिसीज थी और वही पॉलिसीज का सहारा लेके अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना राज जमाया। सबसे पहले लड़ाइयाँ की। लड़ाई करने के बाद जब थक जाते तो बोलते थे कि यार भाई साहब गलती हो गई, अब ट्रीटी कर देते हैं। ठीक है, तो बोले दौड़ा दौड़ी करिए, थूपीस ना करिए कि આપણે 2 મિનિટ માટે થાકી જઈએ, એટલે એવું કરતા લાફો મારીને ભાગી જાય અને પછી કહે છે ભૂલ થઈ ગઈ, હવે આપણે ટ્રીટી કરી નાખીએ। So this was the kind of pattern which we tried to saw in the last classes। उसी का ही थोड़ा बहुत रिकैप देखते हैं। वॉर करने के बाद ट्रीटी कर देते ब्रेक के टाइम के अंदर। ठीक है, थक गए, आप भी थक गए, हम भी थक गए। ब्रेक के दौरान पूरी की पूरी साजिश चलती और वो थी कॉन्स्पिरेसी थियरी। एक बार आपने एक हथौड़ा मारा है तो उसका फाउंडेशन वीक हो गया होगा। कोई भी अगर आपका या पेड़ होगा उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी मारी है तो थोड़ा बहुत असर हुआ होगा उसकी डालियों के ऊपर। यहाँ पे भी यही होता था कि पहले एक कुल्हाड़ी मारी जाती थी, उसके बाद आपके जो दुश्मन है उसको कमजोर कर दिया जाता। कमजोर करने के दौरान वो खुद तो अपने आप को हट्टा कट्टा कर देता, फिर से वो उसको जो भी थकावट थी वो सब पूरी रिकवर करने के बाद फिर से हमला करता है, बोले आजा, 2-2 हाथ कर देते हैं। यही कहानी पूरी की पूरी आपको ब्रिटिश इंडियन कॉन्क्वेस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। हमने ये देखा कि सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज को स्वाली होल की लड़ाई या स्वाली की लड़ाई के अंदर उनको निकाल दिया जाता है कि तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद थे फ्रेंच को 3 कर्नाटिक वॉर्स लड़ी जाती है। कर्नाटिक नाम का प्रदेश हमने देखने की कोशिश की थी साउथ इंडिया के अंदर, जो आज का मॉडर्न डे तमिलनाडु से थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है। उसके साथ वॉन्डीवॉश की लड़ाई होती है 1760 के अंदर, जब तीसरी कर्नाटिक वॉर होती है। उसके बाद फ्रेंच को भी खदेड़ दिया जाता है और उनको भी बोल दिया जाता है कि आप पुडुचेरी तक ही सीमित रहो। इसके साथ साथ तीसरे थे डच को भी बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से निकलो। और बेदारा की लड़ाई जो 1759 के आसपास हुई थी, उसके बाद उनको खदेड़ दिया जाता है इंडोनेशिया, जो आपका मॉडर्न डे मलया प्रोविंस या मलया पेनिनसुला जिसे कहते हो, वहां पे डच कॉलोनी हुआ करती थी। उसके बाद डच का ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं रहता और फिर यहाँ मौजा ही मौजा कैप्टन रसल और उसके आदमी लोग करते रहते हैं। इन पोर्चुगीज के बारे में हमने ये भी देखा 1498 में यहाँ पे आते हैं। वास्को ड गामा किस तरह से स्टोरी थी, उनका मेन कंट्रीब्यूशन देखने की कोशिश की थी। टोमेटोज, पोटेटोज, चिलीज एंड अदर मेडिटेरेनियन फ्रूट्स एज वेल, इंक्लूडिंग पेनेपल भी बोलते हैं कि पोर्चुगीज ही लाते हैं। 1612 बैटल ऑफ स्वली के बाद उनके बाद यहाँ पे उनकी कन्फाइनमेंट हो जाती है दीव दमन एंड गोवा। दूसरे पावर थे डच को भी यही होता है 1759 के आसपास तक आते आते बेदारा की लड़ाई के बाद उनको भी खदेड़ दिया जाता है और इनका भी पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस खत्म होता है। तीसरी हमने अंग्रेजों को देखने की कोशिश की थी। द थर्ड टू कम इन लाइन वर द इंग्लिश, एंड यहाँ पे जॉन मिल्टन हॉल करके सबसे पहले जेंटलमैन थे हु केम टू इंडिया वाया लैंड रूट। उसके बाद कंपनी को चार्टर दे दिया जाता है रानी की तरफ से। उसके बाद बोल रहा है कि केप ऑफ गुड होप की जो ईस्टर्न साइड है वहां से आप पूरा का पूरा अपना शासन चलाओ और मजे करते रहो। 1608 के अंदर एक जेंटलमैन आता है जिनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में।
और वहां से उनको एक फरमान इशू किया जाता है 1613 के अंदर, सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर थॉमस रो आते हैं और इसके बाद फरमान ही फरमान मिलने शुरू हो जाते हैं। 1717 तक आते आते कंपनी अपना बेस अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर देती है। उसके बाद यहाँ पे एक चौथे पावर आते हैं, यूरोपियन पावर, जिनका नाम था फ्रेंच। फ्रेंच के साथ भी यही था कि उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रांस के राजा को लगा कि हमको भी अभी यहाँ पे कुछ व्यापार करना चाहिए, वी आर सपोज टू ट्रेड इन दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डच थे, यहाँ पे पोर्चुगीज थे, यहाँ पे इंग्लिश थे, दे वर अर्निंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि जब वास्को डा गामा यहाँ पे आया तो यहाँ से जब वापिस जाता है तो ही मेक 60 टाइम्स द प्रॉफिट। 60 रुपए खर्चा हुआ होगा, इसकी जगह वो 3600 रुपए लेके कमा के वापिस गया होगा यहाँ से, અહીં ધાણાજીરું માંથી, ઠીક છે, એટલે એમડીએન ના મસાલાવાળા દાદા છે ને, આટલું વધે એમ દરિયા બરિયામાં કેવી જાહેરાતો કરે છે 80 વર્ષ સુધી હજી સુધી, તો ધાણાજીરું નો આ જ કમાલ છે। ઓકે, सो एसेंशियली ब्लैक गोल्ड या ब्लैक पेपर की ये पूरी की पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी के चलते ही यहाँ पे ये लोग भी आते हैं। यहाँ पे फ्रेंच के साथ ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा चेंज होता है जब इनका गवर्नर जनरल होता है जिसका नाम है लॉर्ड डुप्ले। लॉर्ड डुप्ले 1742 के आसपास आता है यहाँ भारत के अंदर, और वो फ्रांस का जो ऑब्जेक्टिव था अभी तक वो क्या था, वो था कॉमर्स। यहाँ पे आके व्यापार करना है, व्यापार करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा लेके वापिस फ्रांस भेजना है। बट ही चेंजेस द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कमर्शियल मोटिव टू इंपीरियल एक्सपांशन। साम्राज्यवादी विचारधारा के तहत वो यहाँ पे फ्रांस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब आप समझिए कि 1600 के आसपास जब अंग्रेज यहाँ पे आ चुके थे, उनका ऑलरेडी एक बेस एस्टेब्लिश हो चुका था। अंग्रेजों ने, आप ये पीछे बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए कि पोर्चुगीज को हटा दिया है, डच को बहुत ही वीक कर दिया था, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था कि फ्रांस का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, और इसी के कारण इनकी कंफ्लिक्ट होती है। और वही कंफ्लिक्ट को हम लोग नाम देते हैं, हिस्टोरियन जनरली तो कहते हैं कार्नाटिक वॉर्स। 3 कार्नाटिक वॉर हुई थी। पहली कार्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 48 के बीच में, 49 से लेकर 54, एंड द थर्ड कार्नाटिक वॉर वाज बिटवीन 1758 टू 1763। 1760 में वॉन्डीवॉश की लड़ाई के बाद फ्रेंच की बहुत हालत खराब हो जाती है, एंड दे आर ऑल्सो रेलीगेटेड। इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, तो पेरिस की संधि, पेरिस का समझौता, पेरिस की उपयोगिता और पेरिस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वो भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक पेरिस के अंदर शांति समझौता हुआ था जिसे कहा जाता है पेरिस पीस ट्रीटी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल प्लेसेस की, कहां कहां किस तरह से 2 सुपर पावर्स जो एक तरह पे 300 साल पहले यहाँ लड़ चुके थे, वो 200-300 साल के बाद वापस मिलेंगे एक ही टेबल के ऊपर। दे विल बी ऑन द सेम साइड्स, विल बी डिक्टेटिंग जर्मनी विथ रिगार्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारा यूरोपियन कंक्वेस्ट खत्म होता है और यहाँ से दूसरा कंक्वेस्ट शुरू होता है, वो है प्रिंसली स्टेट्स। भारत के जितने भी राजा थे अभी इनका नंबर आएगा। यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। मैसूर नाम का राज्य था यहाँ पे निजाम थे, बीच में मराठास हु यूज्ड टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में बना है तो वो थे मराठास। ओके, तो यहाँ पे अंग्रेजों को लगा कि, और ऊपर की साइड पे आपके पंजाब था जो था सिख स्टेट। आज की क्लास में हम लोग वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिख लोग के साथ भी क्या किया गया सिख स्टेट के साथ। ओके, तो ब्रिटिशर्स इन लोगों का नंबर अभी लेके आएंगे और किस किस तरह से इन लोग को भी सब्जिक्यूट करने की कोशिश करेंगे, उसको जानने की कोशिश की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर। बंगाल को 2 लड़ाइयां की गई जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरी लड़ाई हुई जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर। इसके साथ साथ यहाँ पे बंगाल के ऊपर ग्रीन सिग्नल, आपका रेड सिग्नल था। मैसूर के ऊपर 4 लड़ाइयां की गई, 1, 2, 3, 4 लड़ाई के बाद मैसूर को इतना वीक किया गया। उसके बाद मैसूर के ऊपर पूरा सब्जुगेशन होता है। इसके साथ साथ तीसरे थे वो थे मराठास। मराठास के साथ भी 3 लड़ाइयां हुई है। मैं आपको फिर से वही ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे एक भी लड़ाई के साथ या एक ही बैटल के थ्रू यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इन लोग को ओवर पावर नहीं किया था। एंड फाइनली द सिख जो यहाँ पे आपके नॉर्थ के अंदर हुआ करते थे, उनके साथ भी 2 युद्ध किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। सो कंटिन्यूअसली यू विल बी सीइंग कि यहाँ पे एक लड़ाई होती है, फिर ट्रीटी होगी, फिर एक लड़ाई होगी, फिर ट्रीटी होगी, एक लड़ाई होगी, फिर ट्रीटी होगी, और फाइनली वो स्टेट को ओवर पावर करके एनेक्स कर दिया जाएगा या ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर सब्जुगेट कर दिया जाता है। तो यही पूरा का पूरा बेस था जिसे कहा जाता है इंडियन स्टेट्स की स्टोरी। अब बात कर देते हैं बंगाल की। बंगाल के अंदर हमने ये भी देखा था कि मुर्शिद कुली खान उसके फाउंडर हुआ करते थे। ही वाज सेंट एज अ गवर्नर। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये जितने भी स्टेट्स है इंडिया के अंदर, जितने भी
आपकी रियासतें थी, या रियासतों के अंदर भी एक ट्रेंड मेजोरिटी देखने को मिलेगा। वो ट्रेंड यही था कि मुगल साम्राज्य के दौरान इनको गवर्नर के तौर पे भेजा जाता था, और जैसे ही मुगल साम्राज्य थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा वहां पे वीकनेस आ गई, तो ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे। ओके, तो यही पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर आपको मुर्शिद कुली खान, जो बंगाल के फाउंडर, मॉडर्न डे बंगाल के फाउंडर बोले जाते हैं, ही वाज आल्सो सेंट एज ए गवर्नर जनरल। इसके साथ साथ 1756 के अंदर यहाँ पे एक और गवर्नर आपके नवाब आते हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला, और यहाँ से पूरा का पूरा प्लासी का प्रकरण शुरू होता है और ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी किस तरह से की जाती है। दो लड़ाइयां लड़ी गई, पहली थी प्लासी और दूसरी थी बक्सर। हमने प्लासी के अंदर यह जानने की कोशिश की कि प्लासी की लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। द बैटल ऑफ प्लासी वाज नेवर फॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो आपका कमांडर इन चीफ था, जो था मीर बख्शी, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर वहां पे इसको नवाब को खंजर भोंक देता है और अंग्रेजों के साथ में एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी की पूरी बैकग्राउंड खड़ी करके नवाब को हटा दिया जाता है। ओके, दूसरी लड़ाई होती है इसके बाद, जो होती है वो है बक्सर। बक्सर के अंदर इंपॉर्टेंटली लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नवाब को अपॉइंट किया गया मीर जाफर को हटा के जब मीर कासिम को लाया गया, और मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को जब बिठाने की कोशिश की गई, तो मीर कासिम को बुरा लग जाता है, और मीर कासिम बुरा लगने के बाद जाता है अवध के नवाब के पास, जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला को बोलता है कि यार बॉस, मुझे हटा दिया है नवाब की तौर पे, आप मेरी मदद कर दो। तो एक साइड के ऊपर अवध के नवाब, यहाँ पे मीर कासिम जो यहाँ से बंगाल से हटाए गए थे, नए नवोले नवाब थे वो भी, और वो दोनों मिलकर अंग्रेजों के ऊपर हमला करते हैं और बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई के बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए यही होता है कि यहाँ पे बक्सर के अंदर इनकी बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है, और एक संधि होती है जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एंड विद दिस द एंडिंग ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिश रूल इन बंगाल ऑफिशियली स्टार्ट्स। और यहां से ही आपका पूरा का पूरा अंग्रेजों के बंगाल के अंदर पूरा का पूरा शासन शुरू होता है। हमने बंगाल के अंदर यह भी जानने की कोशिश की थी कि जब शासन शुरू हुआ तो शासन के तहत एक सिस्टम चलाया गया था जिसे कहा जाता था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की सरकारें चलाई जा रही थी। यहाँ पे सबसे पहले नवाब को हटाया नहीं गया, पर नवाब के नीचे एक और पोस्ट बनाई गई जिसे कहा गया है डेप्यूटी नवाब। ये डेप्यूटी नवाब की अपॉइंटमेंट कौन करता था? अंग्रेज किया करते थे, बट he would not able to the nawab would not be able to remove this person from the post। ये नवाब के अंदर आता था जरूर, बट अंग्रेजों के द्वारा जब इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी तो नवाब की अथॉरिटी को बाईपास कर दिया जाता था। नवाब की जो सिग्निफिकेंस थी, नवाब की जो सत्ता थी, उसको हटा दिया जाता था। इंपॉर्टेंटली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को एक यहाँ पे जो अधिकार मिलता है जिसे कहा जाता है दीवानी अधिकार। अंग्रेज जब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन करना शुरू करेंगे, यहाँ से पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे, बट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भाग नहीं लेते। इसके कारण जब नवाब बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे काम करना है, तो मैं काम नहीं करूंगा, अंग्रेज बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा है बट वी डू नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी इंग्लिश पीपल। और इसके कारण ही नवाब भी काम नहीं कर रहा था, अंग्रेज भी काम नहीं कर रहे थे, और सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोग कौन थे? वो थे भारत के लोग, जो बंगाल के लोग थे। करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे जब अकाल पड़ता है तो उसके अंदर करीबन 1769 से लेकर 1773 तक उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी देखने की कोशिश की गई थी हमारे द्वारा। बंगाल को सब्जुगेट करते हैं, उसके बाद आते हैं मैसूर के अंदर। मैसूर के बाद हम लोग मराठास और 6 स्टेट का भी थोड़ा बहुत रिकैप लेने की कोशिश करेंगे। मैसूर के अंदर भी स्टोरी यही थी कि इट वॉज ओरिजिनली रूल्ड बाय वाडियार डायनेस्टी, और वाडियार डायनेस्टी के अंदर हमने ये देखा था कि नंजीराज और देवराज करके 2 राजा थे जिनके ओरिजिनल फाउंडर थे, जिनका नाम था चिका कृष्णराज। दिस चिका कृष्णराज और इसके बाद नंजीराज और देवराज यहाँ पे जब सत्ता के ऊपर होते हैं तो आपके एक जेंटलमैन होते हैं जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली स्टार्टेड एज ए पेटी आर्मी ऑफिसर। यहाँ नंजीराज की सेना के अंदर एक आर्मी का एक खाली सोल्जर की तरह यहाँ पे शुरुआत करता है, यहाँ मैसूर के अंदर अपना बेस बनाने की। उसके बाद वहां से धीरे धीरे पावर कैप्चर कर देता है। वहां से ही फिर शुरू होती है उसके बेटे की स्टोरी जिसे कहा जाता है टीपू सुल्तान। So Hyder Ali started as a petty army officer into the Mysore army and later on captured the power after the death of Nanjirar। यहाँ पे भी यही होता है कि अंग्रेज 4 युद्ध करते हैं और उसके बाद मैसूर को सब्जुगेट किया जाता है। हमने टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी बहुत फैक्ट्स देखने की कोशिश की थी। यहाँ ट्री ऑफ लिबर्टी सेरिंगपट्टनम के अंदर उसका वहां पे उगाने की कोशिश करेगा। एक जैकोबिन क्लब नाम का एक क्लब था जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ सिग्निफिकेंस था उसका। जैकोबिन्स की पूरी एक आइडियोलॉजी थी, उसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश करता है।
इसके साथ साथ शारदा देवी मंदिर के अंदर भी यहाँ थोड़ा बहुत फंड देने की कोशिश करेगा। अपनी सेना को अच्छी तरह से यूरोपियन लाइंस के ऊपर गाइड करने की भी कोशिश की जाती है टीपू सुल्तान के द्वारा। तो काफी अच्छी फाइट की थी इसने अंग्रेजों को यहाँ पे मैसूर के अंदर ना घुसने देने के लिए, बट कुछ काम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 4 लड़ाइयां हो जाने के बाद जब उसकी मैसूर की आर्मी की जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ढीली हो जाती है, और इसके कारण 1799 के आसपास जब चौथा एंग्लो मैसूर की लड़ाई होगी तब यहाँ मैसूर को भी सबजुगेट कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द मैसूर स्टेट। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि पहले मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ। एक साइड पे निजाम को पसंद नहीं आ रहा था कि टीपू सुल्तान हैदर अली यहाँ से अपनी पूरी की पूरी बाउंड्रीज को एक्सपांड किया जाए, अपनी साम्राज्यवादी जो नीति है उसका सहारा लेके वो आगे बढ़ेगा। अंग्रेजों को तो पहले से ही डर लग रहा था, उसके साथ साथ ऊपर से मराठास, ये तीनों ने मिलके मैसूर के ऊपर हमला कर दिया। हमने ये देखा था, ठीक है, ये दिस वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड दिस वाज द स्टेट ऑफ द मराठास, और यहाँ पे आपका मैसूर स्टेट था। ठीक है, तो यहाँ से जब आपका हैदर अली एक्सपांड करने की कोशिश करता तो निजाम को डर लग रहा था, यहाँ से पेशवा को डर लग रहा था जब यहाँ से मैसूर स्टेट का एक्सपांशन करने की कोशिश की जाती थी। और इसी के चक्कर में इन दोनों का सहारा लिया अंग्रेजों ने। कैप्टन रसल ने इनका सहारा लेते हैं और बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम दोनों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इकट्ठा होने के बाद ये मैसूर के ऊपर हमला कर देते हैं। बट सरप्राइजिंगली पहला एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि यहाँ पे हैदर अली जीत जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपकी अलग अलग ट्रीटीज कंटिन्यूसली शुरू होती है। दूसरा मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ। यहाँ पे हमने माहे नाम का एक पोर्ट था जो मैसूर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरा का पूरा पोर्ट को कैप्चर कर देते हैं। इसके कारण ये पूरा का पूरी लड़ाई होती है और यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है। इसके बाद तीसरा मैसूर वॉर भी यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा 1789 से लेकर 92 के बीच में, और टीपू सुल्तान यहाँ पे पावर के ऊपर होता है, बट ज्यादा इसका भी नहीं चल पाता। और मैसूर जो अब तक बहुत बुरी तरह से कमजोर हो चुका था, तो यहाँ सेरिंगपट्टनम में जाके एक संधि की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। एंड मैसूर की आप टेरिटरीज देखिएगा कि यहाँ से धीरे धीरे उसको कट शॉर्ट किया जा रहा है, उसकी टेरिटरीज को सीड किया जाता है, कभी कभी अंग्रेजों के अंदर, कभी कभी ऊपर वाली जो टेरिटरीज थी वो पेशवास के अंदर, और जो यहाँ की इस साइड वाली जो टेरिटरीज थी वो निजाम के स्टेट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद चौथी लड़ाई होती है, जहां उसके पहले बैकड्रॉप के अंदर 1799 के अंदर ये चौथी लड़ाई होती है। 1799 में यहाँ पे एक गवर्नर जनरल आ चुके होता है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, और वेलेस्ली टीपू को बोलता है कि बॉस एक काम कर, तेरे हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी तो एक संधि कर दे जिसका नाम है सहायक संधि, हम आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी और फ्रीडम देंगे। पर टीपू सुल्तान के लिए एक चीज बहुत बोली जाती है कि भाई रेदर देन टू लिव वन डे, रेदर देन लिविंग योर होल लाइफ एज अ शिप, यू शुड लिव वन डे एज अ लॉयन। बोले पूरी जिंदगी बकरे की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जीनी चाहिए, और अंग्रेजों को मना कर देता है कि मैं यहाँ आपके साथ सहायक संधि नहीं करूंगा। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि किस तरह से की गई थी, उसका किस तरह से फायदा उठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और हमारे जितने भी स्टेट्स थे उनका एक नामशेष पूरा का पूरा पतन होता है, उसके पीछे का कारण था सहायक संधि। टीपू सुल्तान सेरिंगपट्टनम की लड़ाई के अंदर जब चौथी एंग्लो मैसूर वॉर होती है, उनका बाद मृत्यु हो जाता है, एंड लेटर ऑन द मैसूर वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक पपेट किंग को बिठा दिया जाता है जो वाडिया डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो पुरानी डायनेस्टी थी। आजकल मैसूर का सिग्निफिकेंस फिर से बढ़ गया है क्योंकि ये वाडिया डायनेस्टी खत्म होने की आर के ऊपर थी, और रिसेंटली वहां पे एक नए राजा का वहां पे राज्याभिषेक किया गया। द किंग डिड नॉट हैड ऑफिशियल हेयर, उसका कोई लीगल सक्सेसर नहीं था, उसका कोई खून का कोई वंश नहीं आगे आ रहा था, मतलब शादी नहीं की थी, और ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। लेटर ऑन वो किसी को अडॉप्ट कर देता है, उसकी बहन का कोई लड़का था, उसकी कोई कजिन सिस्टर का, और वो बंदा कहीं लंदन में काम कर रहा था और रातों रात राजा बन गया मैसूर का। तो बगासू खाता खाता मोटा पता सुई गई हालत थी। बट दिस इज हाउ द मैसूर हैड एज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट। मैसूर की दिवाली का दशहरा बहुत फेमस है, और आप जाइएगा मौका मिले तो मैसूर के अंदर। ठीक है, ये मैसूर को पूरा का पूरा सीड करने के बाद, आपकी जो टेरिटरी थी मैसूर की एकदम वीक करने के बाद, एक छोटा सा स्टेट के ऊपर मैसूर को तब्दील कर दिया जाता है। चौथे थे मराठास। मराठास के अंदर भी हमने ये भी देखने की कोशिश की कि बहुत सारे छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, भोसलेस, जादव, घाटगेस, निम्बड़कस, देशपांडे, देशमुख। उसमें से एक डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम है भोसले डायनेस्टी। भोसले डायनेस्टी की शुरुआत की थी शाहू जी ने, शाहू जी के बाद आए शिवाजी,
शिवाजी और यहाँ से दो वंशज आते हैं, राजाराम और संभाजी, और संभाजी के बाद फिर से शाहूजी टू, और ये इनकी पूरी की पूरी लीनियज आगे चलती है। हमारे लिए ये डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, बट हमको समझना ये है कि इनके पीछे एक पोस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था पेशवा। पेशवा स्टार्टेड एज अ लो की मिनिस्टर अंडर द शाहूजी। शाहूजी के दौरान जब पेशवा की अथॉरिटी थी बहुत ही कम हुआ करती थी, उसकी शक्ति नहीं थी, उसकी सत्ता बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, बट यही पेशवा जब शिवाजी का शासन होता है तब तक बहुत ही एडवांस हो जाता है। स्टोरी ऐसी चलती है कि संभाजी और शाहूजी को औरंगजेब ने कैप्चर कर दिया था जेल के अंदर। तो उसके बाद थोड़ा टाइम राजाजी यहाँ पे पूरा का पूरा शासन चलाता है, भोसले डायनेस्टी का, भोसले वंश का। उसके बाद राजाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो राजाजी की एक वाइफ होती है जिनका नाम था ताराबाई। ताराबाई यहाँ पे पेशवा की सहायता से पूरा का पूरा शासन चलाएगी, मराठा शासन और मराठा साम्राज्य को आगे लेके जाएंगी। अभी ताराबाई खुद तो शासन नहीं कर सकती क्योंकि वो स्त्री थी और उनको उस तरह के अधिकार नहीं दिए जाते थे, बट ताराबाई अपने एक छोटे से बेटे होते उनके नाम के ऊपर शासन चलाती है। अब यहाँ पे पेशवा हुआ करते थे उस टाइम पे बालाजी विश्वनाथ, जो पेशवा डायनेस्टी के जब सबसे पहले पेशवा बोले जाते हैं। ये बालाजी विश्वनाथ अभी तक ताराबाई को अच्छी तरह से मदद किया करते थे और बोलते थे कि आप आगे बढ़ो, मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपकी जो व्यवस्था है राज्य की वो कभी कमजोर नहीं होने दूंगी। हुआ ये कि बैकग्राउंड के अंदर संभाजी और शाहूजी जेल से बाहर निकल जाते हैं। अभी ताराबाई यहाँ पे पेशवा बन के, एक राजा बन के अच्छी तरह से शासन कर रही थी, और यहाँ पे संभाजी और शाहूजी जब जेल से निकलेंगे तो उनको पसंद आएगा? सिंपल चीज है, उनको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता अभी हाथ से जाने वाली थी। पेशवा अभी यहाँ पे एक बहुत ही चालाकी करता है, जो बालाजी विश्वनाथ नाम के जेंटलमैन थे, वो यहाँ पे संभाजी और शाहूजी की मदद करने चले गए। और यहाँ पे मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर या मराठा डायनेस्टी के अंदर ही एक लड़ाई होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ खेड़ की लड़ाई, जहां पे पेशवा जो अभी तक यहाँ राजाराम की जो पत्नी थी ताराबाई उनको सहायता देते रहे थे, वो अचानक ही पलड़ा चेंज करके चले जाएंगे संभाजी और शाहूजी की तरफ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पे अभी सत्ता ट्रांसफर होने वाली है। सो इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी हमने देखा था वो था डिसयूनिटी। इनके बीच में कहीं यूनिटी नहीं थी, इसके कारण ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ भारत के अंदर। और वही पतन की स्टोरी यहाँ पे आपको जो भोसले डायनेस्टी थी वहां से ही शुरू होती हुई दिखती थी। उसके बाद शाहूजी टू जब यहाँ पे सत्ता के ऊपर होते हैं तो पेशवा उनको और कमजोर कर देता है, एक एग्रीमेंट करते हैं जिसका नाम है संघोला एग्रीमेंट। सो अंडर दिस संघोला एग्रीमेंट द पेशवा वॉज मेड वेरी सुप्रीम, और यहाँ से पूरी की पूरी कहानी चलती है। हमने देखा बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा, द किंग्स बिकम वीक एंड मेक्स द पोस्ट ऑफ पेशवा हेरिडेटरी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपके बाजीराव वन, ओके, एंड he puts the large area under the control of his subordinates। और यहाँ पे बहुत सारे और छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, जैसे ग्वालियर के अंदर सिंधिया हुआ करते थे तो उनको अच्छी तरह से बेस बना दिया। बड़ौदा के अंदर यहाँ पे शासन किया करते थे गायकवाड़, तो उनका अच्छा बेस बनाया गया। इंदौर के अंदर होलकर थे, नागपुर के अंदर भोसले थे, और पेशवा पुणे के अंदर खुद बैठता था। आपने मूवी देखा ही होगा शनिवार वाड़ा करके, उसका महल दिखाया गया है। तो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया का किस तरह से साम्राज्य बनाया गया उसी की ही स्टोरी है। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से पेशवा के अंदर पूरी की पूरी माराकाटी चलती रहती थी, और इसी के कारण अंग्रेजों ने इसका सहारा उठाया। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव वन आते हैं, बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, और इनको लगता था कि इनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव को खुद को पेशवा बनना चाहिए। बट हुआ ऐसा कि उनके बेटे को पेशवा बना दिया गया जिसका नाम था माधवराव, और इसी के चक्कर में रघुनाथ राव माधवराव को उनको खून करा के सोच रहे थे कि मैं खुद पेशवा बनूंगा। बट स्टोरी आगे चलती है कि माधवराव के छोटे बेटे थे सबसे, उनको पेशवा बना दिया जाता है और रघुनाथ राव को बुरा लग जाता है, और इसी के चक्कर में वो अंग्रेजों की साथ चले जाएंगे और अंग्रेजों को बोलेंगे कि आप मेरी सहायता कर दो पेशवा बनने में, जो अभी से पहले मीर जाफर ने किया था बंगाल के अंदर। तो वही की वही पूरी स्टोरी चलती है। पहली एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 तक चलती है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चलेगी 1803 से लेके 1806 तक, और उसके बाद तीसरी एंग्लो मराठा वॉर 1817 और 1818 तक आते आते आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिलेगा, जो पेशवा की कॉन्फेडरेसी के अंदर हुआ। सालबाई की संधि होती है सबसे पहले, उसके बाद फिर पेशवा को सब्सिडरी अलाय बना दिया जाता है, और इसी के कारण जो बाकी के मराठा स्टेट से उनको पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि पेशवा सहायक संधि कर लेता है। हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि किस तरह से की जाती है। इसके साथ साथ पेशवाशिप को अबॉलिश करके मराठा कॉन्फेडरेसी को पूरा तोड़ दिया जाता है
1817 1818 तक आते आते जब तीसरी एंग्लो मराठा वॉर होती है। यहां से अब शुरुआत करते हैं हमारी आज के पूरा का पूरा जो कंटेंट है, वहां से हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब एक स्टेट बाकी रहा था, वो था नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिसका नाम था सिक्स स्टेट, जो पंजाब के अंदर पूरा का पूरा उसका आज की तारीख के अंदर बेस है। ओके, एसी इज नॉट वर्किंग ओवर। डोर खोली ना, कुछ चालू है। ओके, पंजाब के अंदर स्टोरी ऐसी है कि पंजाब के अंदर 12 मिसल हुआ करते थे, छोटे 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 प्रांत हुआ करते थे, जिसे कहा जाता था मिसल। ओके, तो ऑल दिस स्मॉल मिसल्स एंड स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस यूज्ड टू, और यहाँ पे उनके भी खुद के अलग अलग सरदार हुआ करते। तो जैसे हमने देखा ना कि बाजीराव ने क्या किया, 4-5 सरदार ने सबको इकट्ठा कर दिया, गायकवाड़, भोसले और उन सबको। उसी तरह से पंजाब के अंदर भी स्टोरी ऐसी है कि ये 12 के 12 मिसल को इकट्ठा करने वाले एक जेंटलमैन होते हैं, जिनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। अभी रणजीत सिंह तक जब ये पूरा का पूरा चक्कर चलता है पंजाब के अंदर, तो बहुत ही अच्छी तरह से एस्टैब्लिश की जाती है पंजाब की कॉन्फेडरेसी भी। और यहाँ पे पंजाब नाम का जो स्टेट है 1799 से लेके 1849 तक अच्छी तरह से काम करने की शुरुआत करेगा। जब तक इनका स्टेट एग्जिस्टेंस के अंदर था रणजीत सिंह का, तब अंग्रेज लोग यहाँ पे उन्होंने एक ट्रीटी कर दी थी, जहां बोला गया था कि ये सतलज रिवर के इस पार अंग्रेज नहीं आएंगे और इस पार आपके पूरा का पूरा जो पंजाबी आर्मी है या आपका सिख स्टेट है उसका यहाँ पे ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। बट एज यूजुअल 1839 के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही उनकी मृत्यु होगी तो क्या देखने को मिलेगा कि आपकी एक जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी वो टूट गई। और जैसे ही आपकी एक केंद्रीकृत सत्ता का जो टूटना होगा, उसके बाद आपके छोटे 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 जो डिसेंट्रलाइज फोर्सेस होंगे वो एक दूसरे के अंदर लड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी का ही सहारा लेते हैं कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज यहाँ पे सिख के ऊपर 2 लड़ाई करते। 1839 के बाद पंजाब का टूटना, रणजीत सिंह का मृत्यु होना, और विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years यू विल सी कि 2 लड़ाइयां की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, और डायरेक्ट पंजाब स्टेट को एनेक्स कर दिया जाता है। पहली लड़ाई होती है 1844 से लेके 1846 के बीच में, फिर से एक संधि की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। और उसके बाद दूसरी लड़ाई होती है 1848-1849 में, जब पूरा का पूरा पंजाब स्टेट को एनेक्स कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि एक ट्रेंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये 1840s का टाइम था, यहाँ पे पंजाब को एनेक्स करने की बात हुई, पंजाब का विलय करने की बात हुई, पंजाब का मर्जर करने की बात की जा रही। इसके पहले के स्टेट से उनका डायरेक्ट मर्जर नहीं किया गया था। मैसूर के अंदर क्या देखा हमने, फिर से पुराने राजा को लाया गया जो वाडियार वंश का था। पंजाब के अंदर यह चीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां पे एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डेलहाउसी। जब लॉर्ड डेलहाउसी यहां पे भारत में आते हैं 1848 के आसपास, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जितना विस्तार कर सको उतना मैं कम है, और वो यहाँ पे पूरा एक मन बना के ही आया हुआ होता है। ठीक है, विल बी सीइंग द रोल ऑफ द गवर्नर जनरल्स। तो यहाँ गवर्नर जनरल्स के रोल के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसके पहले वाले जो गवर्नर जनरल्स थे वो डिसाइड करते थे कि हमको किस तरह से लड़ाई करनी है। बट 1850 तक आते आते जो गवर्नर जनरल आता है उसका ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो जाता है। वैसा ही ऑब्जेक्टिव जैसे लॉर्ड डुप्ले का हुआ करता था, जिसने पूरी की पूरी फ्रेंच साम्राज्य का विस्तार करने की मन के अंदर बात ठान ली, और इसी के कारण पंजाब को एनेक्स किया जाता। तो फंडामेंटल रीजन आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग रियासतें थी, उनके ऊपर भी अलग अलग पॉलिसीज अख्तियार की गई, और ये पॉलिसीज के पीछे का रीजन है वो गवर्नर जनरल, ना कि ब्रिटिश की एक आर्बिट्ररी एक चीज होगी कि आज इस स्टेट को एनेक्स करो, इसको नहीं करना। नहीं, एक ट्रेंड देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली ब्रिटिश स्टेट का या ब्रिटिश अथॉरिटी का, किस तरह से यहां पे विलय किया जाता है, किस तरह से मर्जर किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, मैं आपको बहुत ही एक मैक्रो या ऊपर से बहुत ही बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द माइक्रो थिंग्स, क्योंकि ये लड़ाई के अंदर मैंने बताया ना, हाथी गिरा ना घोड़ा गिरा, और ये सब लड़ाइयां, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा जीएस पर्सपेक्टिव से नहीं होगी, और आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है। नाउ यू आर सपोज टू फॉलो दैट डायरेक्शन कि यहां से आप जब कोई भी चीज को पकड़ने की कोशिश करो तो इसके पीछे जो इंसान होगा उसको पकड़ने की कोशिश करो। Who was that person? ये कौन सी चीजें कर रहा था? ओके, तो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के पीछे भी स्टोरी यही थी। आई कम बैक टू द टॉपिक्स जब हम लोग फिर से गवर्नर जनरल को फिर से देखने की कोशिश करेंगे।